अच्छा, जब यहाँ पे लेके चले जाते हो फिर रिकॉर्डिंग सुनते हो, फिर क्यों रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है? अच्छा, जो अब अगर हम डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज के अंदर भी हम रिलेटेड टू मदर, मदर पे क्या इफेक्ट आएगा, बेबी पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो दिस इज ऑब्स्ट्रेटिक्स, ठीक है। और इसके अंदर फिर प्रेगनेंसी का भी पूरा टेन्योर, फिर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम पीरियड, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं गायनी के डिसिप्लिन, जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रेटिक्स। ठीक हो गया। अब किसी को कोई कोई क्यूरी तो नहीं है कि ऑब्स्ट्रेटिक्स क्या है? समझ आ गई है? बता दोगे किसी को अगर एग्जामिनर ने वाइवा ही इस बात से स्टार्ट किया कि ऑब्स क्या है? ठीक है, मुझे बॉयज एंड गर्ल्स एक्टिव चाहिए। मेरा सेशन हमेशा इंटरेक्टिव होता है और उसमें एक्टिव रहना होता है। अगर इंटरेक्टिव नहीं होगे ना तो फिर आप लोगों का फायदा नहीं है क्लास लेने का। ठीक है, फिर तो आप लोग यूट्यूब से भी लेक्चर सुन सकते हो। अपने हाथों को कीपैड के ऊपर रखो और जो मैं क्वेश्चन करूँ साथ साथ आंसर करते जाओ, और जो क्वेश्चन आप साथ साथ आंसर करोगे वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक हो गया। मैंने कुछ टर्म्स लिखी थी, अगर यही टर्म्स मैंने छोटे दूसरी क्लास के बच्चों को लिख के दी होती तो वो कर लेते। मैं इतनी हैरान हुई कि मुझे आगे से ये रिस्पॉन्स आया कि मैम ये टर्म्स आप बता दीजिएगा, हमें नहीं पता। मुझे बताएं बेटा कि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एनाटॉमी में CRL नहीं पढ़ी? आपने वहां पे जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी उसमें आपने क्राउन रम्प लेंथ नहीं पढ़ी? उसमें आपने हेड सर्कमफ्रेंस नहीं पढ़ी? मुझे बताएं, भूल गए हो? अच्छा, ठीक है। देखो आपको पता है ना, इसमें हमने एनाटॉमी नहीं पढ़नी, इसमें हमने आगे ये बताना है कि CRL और हेड सर्कमफ्रेंस को कैसे यूज करते हैं। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा रिवाइज कर लो। जो ग्रेविटा पैरा बाकी सारी चीजें वो तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको मैंने इसलिए कहा था कि आपको फुल फॉर्म का बताना चाहिए, कि यहाँ पे कोई ये ना हो कि कोई मुझसे पूछे कि मैम CRL क्या होता है, HC क्या होता है, FRL क्या होता है, PPD क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, वैसे बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है CTG, लेकिन मैंने कहा तुम लोगों को अन्यवाद CTG पढ़ाने से बेहतर है मैं तुम लोगों को पहले थोड़ा सा ऑब्स का ओवरव्यू दूं, तुम लोगों को पता चले कि CTG हमने करनी क्यों है, इससे पहले क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा सा माइंड में एक इमेजिनेशन भरे। पूरी मूवी स्टार्ट से एंड तक हो, आखिर में मूवी की एंडिंग देखे उससे कोई फायदा नहीं होता। पता चल जाता है कि हैप्पी एंडिंग हुई है, लेकिन उसकी स्टार्ट में मिस्ट्री और हिस्ट्री क्या थी उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको इतना पता चल गया कि जो है वो ऑप्स में बेबी और मदर दोनों की बातें होती हैं, राइट। प्रेगनेंसी होगी, एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम, चाइल्ड बर्थ, ये चारों चीजें इन्वॉल्व होंगी। ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर आसान लफ्जों में देखा जाए तो आज का हमारा टॉपिक है इमेजिंग के ऊपर। CTG बेसिकली एक इमेजिंग है, ठीक है। जिस तरह से बड़ों की ECG होती है, इसी तरह से आसान कहो कि जो बेबी के वोम में बच्चा है उसकी हम करते हैं CTG। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब इमेजिंग के बेसिक थोड़े से स्टार्ट करते हैं, फिर रश करते हैं CTG के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे 4 इयर्स के नॉलेज से बताओ कि आपको क्या पता है कि क्या क्या इमेजिंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में? एक्सरेस करवा सकते प्रेगनेंसी में? एब्डोमिनल एक्सरेस सेफ होते हैं? बॉयज मुझे नजर आए, हम ये स्टॉप कर देंगे अगर आप लोग एक्टिव नहीं होगे। नहीं, वेरी गुड, शाबाश। कौन कौन से एक्टिव कौन कौन सी इमेजिंग करवा सकते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड कौन से टाइप्स के होते हैं? एक होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, एक होता है सिंपल जो हम करते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अल्ट्रासाउंड अब यहीं पे देख लेते हैं आपके अल्ट्रासाउंड से ही कि ये दोनों अल्ट्रासाउंड हम स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में करवाते हैं। क्यों करवाते हैं स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में? एक तो हम HCG का लेवल देखते हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, और फिर हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी को, और फीटल वायबिलिटी के लिए, जेस्टेशन एज को कंफर्म करने के लिए कि कितने वीक्स का बेबी हो गया है, और उसके अलावा डबल
प्रेगनेंसीज या डबल योक सैक तो नहीं है वहां पे, ब्लास्टुला ये सारे तो नहीं बने हुए, उससे हमें पता चल जाता है सिंगल प्रेगनेंसी है, डबल है, ये सारी चीजें। अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। नहीं आयशा, अर्ली प्रेगनेंसी में आपको बेबी की पोजीशन नहीं नजर आएगी, यहाँ पे हम फीटस या ये कह लो कि क्या कहते हैं उसको, भी तो फीटस भी नहीं वो बना होता पूरी तरह से, ठीक है, अर्ली ये होती है। वो हम सिर्फ प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, उसकी एज देखने के लिए, ठीक है, इसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने एक तो फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा हुआ है सीआरएल वगैरह एम्ब्रियोलॉजी, फिर आप लोगों ने फोर्थ ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ी हुई है ये सारी स्टेजेस, और अभी भी पढ़ रहे हो, और आप लोगों ने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की गायनी की हिस्ट्रीज भी ली हुई है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी। ऐसा नहीं है कि बॉयज गायनी के वार्ड्स में ही नहीं जाते थे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लड़का सर्जन भी बनना चाहता है तो अगर उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है अपेंडिसाइटिस से, तो उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो उसकी अपेंडिक्स निकाल सकता है ना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास हम बात कर रहे थे, फिर नेक्स्ट अगर हम जाएं सीआरएल और जो है हेड सरकमफ्रेंस एचसी का, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसी को पता है? और ये कब करवाते हैं और ये क्यों करवाते हैं, किसी को पता है? सीआरएल और हेड सर्कमफ्रेंस क्या होती है? अच्छा, इससे पहले मुझे बताएं, जो चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ बोलती जाऊंगी, ग्रेविडा, पैरा और ए, जीपीए, जब भी आप हिस्ट्री लेते हो आप सबसे पहले ये निकालते हो, आपको ये पता होना चाहिए ग्रेविडा का क्या मतलब है, दौराने हमल, औरत दौराने हमल यानी प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट। अगर मैं कहूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आई है, उसकी ग्रेविडा है, ग्रेविडा 1, ठीक है, पैरा 2 A0, तो इसका क्या मतलब है कि अभी वो प्रेग्नेंट है, उसकी 3 ऑलरेडी लाइव बर्थ्स हैं, ठीक है, प्रेगनेंसीज, और एक भी अबॉर्शन नहीं है, 0 अबॉर्शन है, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी एलएमपी का भी आपको पता होगा क्या होता है, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। ग्रेविडा 3 नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, यू आर राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ईडीटी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। जीए क्या होगा, जेस्टेशनल एज, ठीक हो गया। जीपीए की समझ नहीं आई, ग्रेविडा पैरा अबॉर्शन, ये तीनों इसकी फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है। ग्रेविडा का क्या मतलब है, आसान लफ्जों में मैंने जिस तरह समझाया। पैरा का मतलब है, ग्रेविडा का मतलब है द टाइम, द नंबर ऑफ टाइम्स शी गॉट प्रेग्नेंट, और पैरा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है। और जो ग्रेविडा है उसमें द टाइम ऑफ प्रेग्नेंट, इसमें अगर फॉर एग्जांपल उसका मिसकैरेज या अबॉर्शन भी हो गया तो वो भी काउंट होगा, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हुसनैन ने कहा कितने बेबीज हो चुके हैं, बेबीज, हुसनैन, हो सकता है मिसकैरेज या अबॉर्शन भी हो, तो इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट ये कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी गॉट प्रेग्नेंट, और जो पैरा है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है, यानी जो उसकी पूरा पीरियड कंप्लीट हुआ और बर्थ डिलीवर हुई बेबी की, ठीक है। और अबॉर्शन के मिसकैरेज या अबॉर्शन कितने हुए हैं उसके, बिफोर 24 वीक्स या बिफोर 28 वीक्स, ठीक है। पैरा आफ्टर 24, बिल्कुल, ठीक हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल एक बेबी 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी डेथ हुई है उसकी, तो वो भी पैरा में काउंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलएनपी, एलएनएमपी, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, वैसे हम इसे एलएमपी कहते हैं, एन नहीं यूज करते ज्यादा। जेस्टेशनल एज, जो आप हर उसमें चैप्टर में हर जगह पे आप पढ़ोगे, ऑब्स के भी और गायनी में भी। ईडीटी बहुत ज्यादा वर्ड यूज होगा आपकी ऑब्स में, हर जगह पे ईडीटी। अल्ट्रासाउंड में भी हम ईडीटी देखते हैं, सीटीजी भी ईडीटी देखते हैं, फिर उसके अलावा पेट प्रोग्राम पे भी यही देखते हैं। ईडीटी का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसका क्या फायदा है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? और किसी को यहाँ पे सीआरएल नजर आ रही है? कौन इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुझे बताएगा सीआरएल? ये देखें, सीआरएल क्या है, क्राउन रंप लेंथ, आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ी थी, ठीक है। ये कौन सी एज में करवाते हैं?
जेस्टेशनल एज को देखने के लिए अप टू 13 वीक्स, ठीक है, अप टू 13 वीक्स तक CRL और हेड सर्कमफ्रेंस हम देखते हैं। फिर हेड सर्कमफ्रेंस के आगे भी फिर हम बायपैराइटल डायमीटर हेड का चेक कर सकते हैं, उससे भी EDT निकल आती है। आजकल जो ज्यादातर हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए, वो हम कौन सा जो है ना वो पॉइंट यूज करते हैं, या कौन सा इसमें से यूज करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकलता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का? कौन बताएगा मुझे? ज्यादा हम यूज कौन सा करते हैं? फीमर लेंथ यूज करते हैं, फीमर लेंथ यूज करते हैं, ठीक है, फीमर लेंथ यूज करते हैं EDT को कैलकुलेट करने के लिए। लेट अगर 7 मंथ्स 8 मंथ्स बेबी है, 9 मंथ्स बेबी है, तो उसमें हम बायपैराइटल डायमीटर और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से ज्यादा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट EDT देती है हमें, ठीक है। हाँ, आइडियली तो ये है कि आपने बायपैराइटल डायमीटर, फीमर लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस तीनों को देखना है, लेकिन जो ज्यादातर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, वो FL फीमर लेंथ से जो है वो EDT कैलकुलेट होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, उसके ऊपर आप ये तीनों इस तरह से उसकी करते हो मेयर, इस तरह से उसकी मेयर करते हो। फॉर एग्जांपल abdominal लेंथ, उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं वो नोट करता है, फिर उसके अलावा बायपैराइटल डायमीटर और साथ में ही फीमर लेंथ ऐसे मेयर करते हो, वो आपको ऑटोमेटिक जो है वो EDT निकाल देती है, ठीक है। तो उससे फिर आपको पता चल जाता है कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कितनी है और कितने जेस्टेशनल वीक्स हैं इसके, इस वक्त कौन सा इसका वीक चल रहा है करंट, ठीक है। ये सारी चीजें तो पता चल गया है कि CRL क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस क्या होती है, BPD क्या होता है, FL क्या होता है, और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस क्या होती है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस क्यों जरूरी होती है? एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का ये आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस साइज और ग्रोथ असेस करने में हेल्प करती है फीटस की, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। कभी देखा है किसी ने अल्ट्रासाउंड में एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और बायपैराइटल डायमीटर और ये सारा देखा कभी किसी ने? नहीं देखा? देखा करो यार, जाया करो। ये देखो, ये आपका इस तरह से हेड पूरा, मैं इसको करती हूँ क्लियर अगर आपको नजर आए। इस तरह से हेड ऐसे पूरा गोल सा नजर आता है, ठीक है, ऐसे पूरा क्लियर, ये ऐसे उसके मार्जिन स्कल के नजर आते हैं, और दरमियान में जैसे वो नहीं होता आपका, वो क्या है ये, वॉलनट होता है, क्या होता है जो हम खाते हैं, उस तरह से पूरा ये ऐसे उसकी शेप होती है, उसके दरमियान में भी लाइन नजर आ रही होती है, और ये तो ये आप डिफरेंशिएट करते हो, ये हेड है उसका बेबी का। और जो एब्डोमेन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, गोल सा ही, ये भी वैसे बायोफ्राइटल ही है, लेकिन मैं बताने के लिए कह रही हूँ कि इस तरह से गोल होगा, और उसके अंदर ना 3 4 ऐसे गोल गोल बने होंगे, अयोटा होगा, साथ स्टमक होगा, और साथ में जो है वो इंटेस्टाइन होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको नजर आएगा, तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। फिर जब आपको ये दोनों लाइंस क्लियर नजर आती हैं, फिर आप इसे मेजर करते हो, ठीक हो गया। ये आपका बायपैराइटल डायमीटर है, और इस तरह से आपका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होती है, उसको भी फिर आप इसको पूरे को मेयर करते हो, इस तरह से एक लेते हो मेयरमेंट और एक इस तरह से लेते हो। और मेयरमेंट किस में होती है, किसी को पता है? सेंटीमीटर्स में होती है, ठीक है। और एक वर्ड से और वास्ता पड़ेगा आपका इसके अंदर, SD रेशो। SD रेशो डॉपलर पे ये नजर आती है। डॉपलर का मतलब पता है क्या होता है? डॉपलर किस लिए करवाते हैं बच्चों? हमने CTG भी पढ़नी है, ये चीजें टॉपिक से बाहर थी आज के, तो आपको इसमें मेरे साथ कोऑपरेट करने हैं, जल्दी जल्दी आंसर करना है। सोए रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं भी पढ़ाना छोड़ दूंगी। अच्छा, बिल्कुल, डॉपलर का मतलब क्या होता है पता है? डॉपलर के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ऐसे वो कभी जाना ना, डुश 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 की आवाजें आ रही होती हैं उसके साथ, अगर माइक भी लगे हो, ठीक है, वो आपको ब्लड सप्लाई बताती है, ठीक है। ये रेड और ब्लू आर्टरी और वेन बता रहे होते हैं, ब्लड सप्लाई बता रहे होते हैं। डॉपलर इसके अंदर भी हम करते हैं, कोई अगर वेन ब्लॉक हो जाए, कोई एवी फिस्टुला डायलिसिस वगैरह के लिए बनाना हो, उसके लिए भी, वो चीजों के लिए ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज होती है, ठीक है। अच्छा, अब बेबी के अंदर हम डॉपलर किस लिए करवाते हैं? SD रेशो का क्या मतलब है? उसकी जो हार्ट रेट है उसको हम देखते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेशो, ये है जी SD रेशो,
ठीक है, तो डॉपलर हम इसलिए करवाते हैं फीटल हार्ट रेट को चेक करने के लिए, फीटल हार्ट रेट की वायबिलिटी देखने के लिए। ठीक हो गया। और एक और बात कि जब आप कभी अल्ट्रासाउंड देखना जाके तो जो बेबी का हार्ट होता है ना, वो ऐसे बटरफ्लाई देखिए कभी, एग्जैक्टली बटरफ्लाई की तरह होता है ऐसे, और वो इतना प्यारा सा हिल रहा होता है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही होता है, और ऐसे 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 हिल रहा होता है। ठीक है, तो उससे आपको फीटल कार्डिक एक्टिविटी पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाती है, लेकिन उसको मोर क्लियर देखने के लिए आप करवाते हो डॉपलर। ठीक है, जिसमें आपको फीटल कार्डिक एक्टिविटी डिटेल्ड और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेशो पता चलती है, जो कुछ इस तरह से आंखों के नजर आ रही होती है। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, ये है जी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ये डॉपलर और उसके अंदर ये उसके कुछ मैंने कहा आप पढ़ लें आप, अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि डॉपलर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कौन कौन से लेवल्स पर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्यों अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एसटी रेशियो क्या होता है, और पीएसवी का मतलब है जी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है पैरा ग्रेविडा और अबॉर्शन और एलएमपी और ईडीटी, और ये सारी चीजें सीआरएल, हेड सर्कमफ्रेंस, और इसके अलावा बायपैराइटल डायमीटर, फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों? चलें जी, अब हमारा आज का टॉपिक है जी सीटीजी। अब आप खुद सोचें, सीटीजी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस तरह से इतना लंबा मैसेज है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा है मुझे अच्छा ही लग रहा है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं, नाम नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से बड़ों की जो है वो ईसीजी करवाई जाती है, इसी तरह से जो है वो इस बच्चे की बिफोर प्रेगनेंसी क्या होती है, बिफोर सॉरी बर्थ जो हम करवाते हैं वो क्या होती है, सीटीजी। अब ये दो लफ्जों का मजमू है। ठीक है, एक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, कार्डियो टोको, टोपो नहीं कहना, क्या है, कार्डियो टोकोग्राफ। अच्छा, इससे पहले मुझे बताओ, मैंने सोचा था आप लोगों से पूछूंगी, कितने लोगों को ये बहुत मुश्किल लगती है, कितने लोगों को ये बहुत मुश्किल लगती है? आज इंशाल्लाह ताला यहाँ से जाने के बाद आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, ये दो लफ्जों का मजमुआ है, एक तो है कार्डियो, दूसरा टोकोग्राफी, और जो ऊपर नजर आ रहा होता है वो क्या होता है, ग्राफ। ठीक है, ये इस तरह की मशीन होती है, इस तरह की मशीन होती है। ठीक है, और कार्डियो टोकोग्राफी दो लफ्जों का मजमुआ है, एक है कार्डिक, कार्डिक का मतलब के फीटल की कार्डिक एक्टिविटी, फीटल की कार्डिक मॉनिटरिंग, और टोको का मतलब है प्रेशर, मतलब के एक तो हम यहाँ पे उसके रखेंगे जहाँ पे फीटल का हार्ट है, और दूसरी हम यहाँ पे रखेंगे फंडस ऑफ द यूट्रस के ऊपर, जहां से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बच्चादानी के ऊपर रखेंगे, जहां पे हमें कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रही हो। तो ये हमें क्या पता चला, कौन सी दो चीजों को बताता है, एक तो बताता है फीटल कार्डिक एक्टिविटी को, दूसरा बताता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को। इसीलिए हमें इसके ऊपर दो लाइनें नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि सीटीजी है क्या और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होंगी, एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ पर रखते हैं सीटीजी के ऊपर, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हैं इसके, दो, दो प्रोब्स होंगी, ये देखो ये प्रोब है, ठीक है, और ये साथ बेल्ट है। ठीक है, बेल्ट लगाते हैं और साथ दो प्रोब लगाते हैं, पता चल गया ना। अब ये प्रोब कहाँ लगी है, ये प्रोब ऊपर लगी है फीटल हार्ट के ऊपर, और ये प्रोब कहाँ लगी, कॉन्ट्रैक्शंस दे। ठीक हो गया, इसे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। इसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेबी को इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होती। ठीक है, बेबी नॉर्मल होता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, और मदर को भी कोई परेशानी नहीं होती, और नॉर्मल ये टेस्ट है, इसलिए हम इसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि ये टेस्ट कब करवाते हैं? ये टेस्ट तब करवाते हैं जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो, पहली बात।
32 वीक्स के बाद इस टेस्ट का मतलब होता है, उससे पहले इसका मतलब नहीं होता, क्योंकि बेबी का एएनएस सीएनएस जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता, तो उस वजह से ना तो फीटल कार्डिक एक्टिविटी आती है और ना ही तब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। दूसरी बात कि अगर फॉर एग्जांपल उसको इंजेक्शन सिंटोसिन दिया हुआ है तब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाने के लिए, तब ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो है वो सीटीजी साथ साथ मॉनिटर करते रहेंगे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बेबी की हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी फीटल डिस्ट्रेस चेक करने के लिए। बिल्कुल फकीहा सही कहा आपने। तो आपको अब तक ये पता चल गया है कि हम इसको 32 वीक्स के बाद 36 टू 38 वीक्स में करते हैं। ओपीडी में भी किया जा सकता है, ये ओपीडी में ही होता है आइडियली 36 टू 38 वीक्स के अंदर। नॉन इन स्ट्रेस टेस्ट है, इसीलिए पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल होता है, उसको कोई दर्द नहीं, बेबी को स्ट्रेस वगैरह नहीं होती है, और उसका अगर इंजेक्शन सिंटोसिन दिया हुआ है उसके साथ मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि पोजीशन क्या होगी मदर की, क्या पोजीशन होगी, कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा मुझे बताएगा मदर की इसमें क्या पोजीशन होनी चाहिए। सेमी, जल्दी से मुझे बताओ, सेमी रिकॉम्बिनेंट या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, वो क्यों करवाएंगे, ताकि जो उसका है मदर का वीना कहवा उसको कॉम्प्रोमाइज ना हो वो। ठीक हो गया एक ये चीज। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट लेटरल या सेमी कॉम्बिनेंट पोजीशन भी इसे कहते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि प्रोटेक्ट द मैटरनल की कंप्रेशन हो। ठीक हो गया यहाँ तक, किसी को कोई मसला। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सीटीजी के ऊपर इस तरह की ये मशीन होती है, ये ऊपर जो है वो यूट्राइन सॉरी फीटल हार्ट रेट नजर आ रहा होगा, नीचे जो है उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नजर आ रही होंगी। अब ये क्या है, किस तरह है, ये आगे देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखना है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, क्या आप ये ना सोचें कि मैंने जो है वो स्लाइड्स नहीं पढ़ी, पढ़ लेना, खुद ही से आसान हो जाएंगी। अब कार्डियोटोकोग्राफी क्या है जी, प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को देखने के लिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में की जाती है, ये भी मैंने बता दिया, 36 टू 38 वीक्स, आफ्टर 32 वीक्स, या इंजेक्शन सेंटोसिन जब लगाना है तब। ठीक है, और ये फीटल वेलबींग को मॉनिटर करने के लिए और अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस के लिए यूज की जाती है। अगर अब नॉर्मल सीटीजी है तो इसका मतलब है कि भाई अंदर कोई गड़बड़ है, फीटस को कुछ हो गया है, जल्दी से देखो, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उस दौरान में आप क्या करोगे, फिर आगे इसकी स्टेजेस भी हैं, उस दौरान आप क्या करोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है वो आगे जाके हम देखेंगे नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सी सेक्शन या फोर्सेप डिलीवरी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जो भी उसकी क्लिनिकल होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला। चलें जी, उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए हैं और ये भी पढ़ लिया है कब हो सकती है, पोजीशन भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब मेटर्नल मेडिकल इलनेस कौन सी है जिसमें हम सीटीजी करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज में, एक तो है नॉर्मल, ठीक है, और एक है जिसमें हमने कंपलसरी करनी होती है, मॉनिटर करते रहना होता है, वो तब है अगर उसको कोई पैथोलॉजिकल डिजीज है, जिसमें डायबिटीज आती है, हाइपरटेंशन आती है और एस्थमा आता है। कोई मुझे बताएगा हाइपरटेंशन में क्या वजह होती है जिस वजह से हमें सीटीजी करनी पड़ती है। एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया का कोई कॉन्सेप्ट पता है, तो वो बात आती है इसमें। ठीक है, सो तो नहीं गए, सो गए हो तो जाग जाओ। आसान नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है अभी भी, किसको मुश्किल लग रहा है, हर चीज को मैंने 2 टाइम्स रिपीट कर दिया है। अच्छा, ठीक है, अब उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में मल्टीपल जेस्टेशन हो सकती है, पोस्ट डेट जेस्टेशन हो सकती है, प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है तो उसके अंदर भी हमने इसको देखना है। फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर हमें नजर आ रही हैं तो उसमें भी हम सीटीजी करेंगे फीटस की वायबिलिटी देखने के लिए, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस या ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद एक बात और मैं पहले बता दूं, हम कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले कि चलो ऊपर ही मैं आपको खुद ही से ही बना कर दिखा देती हूँ कि जैसे ईसीजी में लाइन स्ट्रेट हो जाती है ना, जब पेशेंट की डेथ होती है लाइन स्ट्रेट हो जाती है ना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर गुड पॉइंट ये है कि फीटल हार्ट रेट की लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी नॉर्मली,
ठीक है, अगर नॉर्मली बेबी अंदर सोया भी है ना, तो छोटी 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 उसमें जो है वो मूवमेंट्स होती रहेंगी, वेरिएबिलिटीज आती रहेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में स्ट्रेट लाइन कब आएगी? मुझे बताएं इसका आंसर। बहुत आसान सा आंसर है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में स्ट्रेट लाइन कब आएंगी? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बहुत माइल्ड है या हो नहीं रही। अब ये कब होती हैं? जब ब्रैक्सटन हिट कॉन्ट्रैक्शंस या फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पेशेंट आई है 36-38 वीक्स में और कह रही है मुझे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, उसको लग रहा है कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं और उसको सिर्फ टाइटनेस फील हो रही है, दर्द नहीं हो रही। उसको कंफर्म करने के लिए इसे कि इससे कॉन्ट्रैक्शंस कितनी शिद्दत की हो रही हैं, हो भी रही हैं कि नहीं, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? सीटीजी। और उस दौरान में अगर उससे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर उससे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो फिर छोटी सी लाइन आएगी, ऐसे माइल्ड सी। ठीक है, एक ये भी पॉइंट हो गया याद। चलिए आगे अब। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं उसके कंपोनेंट्स के ऊपर। ब्रैक्सन हिक्स ये फॉल्स लेबर इसे कहा जाता है। ठीक है, ये हम लेबर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तैमूर? क्या क्लियर नहीं हुआ? मैंने आपको ये बताया कि दो बातें। एक बात ये कि जिस तरह से ईसीजी में स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होती। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिलता रहता है फीटस को, बेबी को, उसके हार्ट को, एएनएस या सीएनएस से, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी आती रहती है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे स्ट्रेट हो गया या वेरिएबिलिटी कम हो गया, दैट मीन्स इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में स्ट्रेट लाइन आए तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मदर जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, उसको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। और उसकी शिद्दत चेक करने के लिए हम ये सीटीजी करवाते हैं। तो अगर उसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब कि उसे फॉल्स लेबर पेन्स है, उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, अभी टाइम नहीं आया बेबी का बाहर आने का। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स जो आपसे वाइवा में, ऑस्पी में मेरे से लिखवा लो। ये क्वेश्चन आपका एक स्टेशन पे जरूर होगा, वाइवा में भी आपसे पूछेंगे 100%। सीटीजी के कंपोनेंट्स और आपके प्रॉफ में भी आ सकता है। ऑस्पी में तो ये 100% है ना, 5 मार्क्स का एक स्टेशन। ठीक है, 100%। ठीक है, लिखी पड़ी बात है। फिर वाइवा में और एससीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओपीडी वाली ऊपर वाली लाइन फीटल कॉन्ट्रैक्शन। जी बच्चे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो अभी आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी, रिपीट करती रहूंगी, आपने परेशान नहीं होना। ऊपर वाली जो इस तरह की शो हो रही है ना, वो फीटल कार्डिक एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि हमने वो देखा था ऊपर प्रोब लगाया था, और जो नीचे प्रोब लगाया था वो कॉन्ट्रैक्शंस को शो कर रहा था, फंडस ऑफ यूट्रस पे लगाया था, तो वो जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को शो कर रहा है और ये फीटल को। तो हमने बेसिकली को रिलेट करना है। सीटीजी का मकसद ये है कि हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कोरिलेट करना है विद फीटल कार्डिक एक्टिविटी, यानी कि जब मदर को कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, फंडस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उससे फीटल की कार्डिक एक्टिविटी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। अगर पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, इसका मतलब है कि भाई हम शुक्र है, रेड जोन में है, बेबी को कोई डेंजर नहीं है। लेकिन अगर उसका दबाव ज्यादा होता जा रहा है और बेबी को कुछ हो रहा है, तो फिर हमने कहना है कि भाई फॉरन इमरजेंसी है, फॉरन सी सेक्शन करना या फोर्सेप डिलीवरी करो, कॉन्ट्रैक्शंस इसको खराब कर रही हैं। ये एक मकसद होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला? आप कंपोनेंट्स पढ़ लें। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट्स ही बेसलाइन रेशियो, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, सॉरी बेसलाइन रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशंस और डिसेलरेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें बेसलाइन हार्ट रेट आना चाहिए। ठीक है, हार्ट रेट आना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा है। हमारा हार्ट रेट कितना है? हमारा पल्स हमारी कितनी होती है बड़ों की? कौन बताएगा? जल्दी से आंसर करो। 4th ईयर वाले तुम लोगों से ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही स्लो। आप सबका साबुन स्लो है। जिसने 40 और 60 का है ना, उसे मैंने उल्टा लटा लेना, और हम सब मिलके उसे एक एक लगाएंगे फिर।
72, आइडियली 72 और 70 to 80, ठीक है। तो आपको पता है अर्ली स्टेजेस, अर्ली जो जेस्टेशनल वीक्स होते हैं उसके अंदर जो बेबी होता है उसकी अप टू कहाँ तक जाती है फीटल हार्ट रेट, उसका अप टू कहाँ तक जाता है, कौन बताएगा मुझे? 180 तक जाता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल हमसे डबल होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ लेट ट्राइमेस्टर में वो थोड़ा सा डिक्रीज करता जाता है, तो तकरीबन कितना होगा? 110 से 160 की रेंज में, ठीक है। और ये है जी हमारा बेसलाइन हार्ट रेट। लो जी, एक हमने याद भी कर लिया कंपोनेंट, कोई मुश्किल था? बताओ मुझे। ये देखो, इस 110 से 160 के दरमियान आना चाहिए उसका ये फीटल हार्ट रेट, ठीक है। बेसलाइन हार्ट रेट या फीटल हार्ट रेट, समझ आ गई इस बात की, इस कंपोनेंट की। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें। दूसरा हमारा पॉइंट है जी वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी लाइन स्ट्रेट नहीं आती, उसकी एएनएस या सीएनएस से इस 36 से 38 वीक्स के दरमियान कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिलता रहता है उसको, और उसकी वजह से माइल्ड चेंजेस आती रहती हैं। और ये आपकी बुक में लिखी हुई है तकरीबन कितनी चेंजेस होनी चाहिए? 15 to 20 बीट्स ऊपर नीचे वो मूव करता रहता है। अगर लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, छोटू सा है, या स्ट्रेट आनी शुरू हो गई है, गैप आना शुरू हो गया, ये देखो ऐसा, तो फिर इसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई ना कोई गड़बड़ तो है, ठीक है, ठीक है। तो कितनी वेरिएबिलिटीज होनी चाहिए, कितने बीट्स पर मिनट? 15 to 20। अब कोई ये तो नहीं ना परेशान होगा कि ये 15 to 20 क्या है? ये देखो मैंने आपकी ये भी परेशानी हल कर दी है। ये देखो, ये दो बॉक्सेस के दरमियान कितने हैं? 22। ये देखो, एक बॉक्स में एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड होता है 10। ये देखो ना, 140 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 160 है, ठीक है। तो अगर मैं इन दो की यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूं तो ये 10 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूं तो 20 होगा, और अगर थोड़ा सा नीचे जाऊं तो 22, 25, 28। इतना तो कर सकते हो ना? समझ आ गई है? तो दिस इज द वेरिएबिलिटी, ठीक है। अब ये किस तरह से बनते हैं ये भी आगे जाके पढ़ेंगे, हौसला रखना है आपने, परेशान नहीं होना। इफ्रा कह रही है समझ नहीं आई। इफ्रा, मैंने आपको बताया कि एक तो होता है उसका हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब है कि उसके जो ये जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसका स्टिमुलस है, वो इसके दरमियान में आना चाहिए। और जो मशीन होती है ना उसके ऊपर यहाँ पे होता है रेड, ठीक है, और यहाँ पे होता है इस जोन में लिखा होता है ग्रीन। अगर तो इस जोन में बेबी की हार्ट रेट या कार्डिक एक्टिविटी आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि ग्रीन जोन है, और वो आपको खुद ही बता देती है मशीन के यस बेबी का हार्ट रेट ठीक है। लेकिन अगर वो इससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है वो टेकीकार्डिया में जा रहा है, अगर उससे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है वो ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है। इसी के साथ उसका दूसरा पॉइंट था वेरिएबिलिटी। वो तो था इस दौरान ये में, लेकिन ये जो वेरिएबिलिटी है वो ये छोटे छोटे इसकी बात कर रही है, जो स्टिमुलस की वजह से जो छोटा छोटा ये बन रहा है ना ऐसे रिस्पॉन्स, या ये जो कर्व्स बन रहे हैं, आप ये आसान लफ्जों में कह लो, उसकी बात हो रही है। तो ये तकरीबन कितना होना चाहिए? 15 to 25 बीट्स पर मिनट। अब ये बीट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। 15 to 25 बीट्स, ठीक है। ये कितना है? ये देखो, ये 22 बीट्स है, ठीक है। तो ये देखो, ये इतना इतना ही है ना। अब इसमें देखो, अगर ये जो सबसे छोटा सा भी है, ये भी तकरीबन कितने है? मोर देन 10 है कि नहीं है? ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है कि अगर ये लेस देन 10 है, यानी कि ये छोटू सा है, ये देखो, या तो ये स्ट्रेट हो गया है, या ये लेस देन 10 है। ये देखो, ये रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है। तो ये क्या रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी शो कर रही है, और इसका मतलब अलार्मिंग सिचुएशन या कुछ गड़बड़ है। ठीक हो गया, यहां तक किसी को कोई मसला? अब दो पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ लिया है वेरिएबिलिटी और एक हमने पढ़ लिया है बेसलाइन हार्ट रेट, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं बेसलाइन हार्ट रेट है वो 110 से 160 हम आइडियली कहते हैं, लेकिन 100 भी नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। कौन मुझे बताएगा क्यों? देखो, अगर तो मदर का ही हार्ट रेट कम है और
आपकी ही कंडीशन ऐसी है तो फिर हम इन कंडीशंस में बेबी का अगर बेसलाइन हार्ट रेट 100 आ रहा है तो उससे भी नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, अगर उसका 160 से ज्यादा है तो क्या है जी, टैकीकार्डिया। अगर 110 से कम है तो क्या है जी, ब्रेडीकार्डिया। अब जो टैकीकार्डिया है वो कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? या तो हाइपोक्सिया हो गया है, कोरियोअमनियसाइटिस हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, एनीमिया मैटरनल या फीटल दोनों में से किसी को, या टैकियारिथमिया, ठीक है। अब ब्रेडीकार्डिया किन सूरत में हो सकता है, कौन मुझे बताएगा? यहीं पे कौन बताएगा ब्रेडीकार्डिया किस सूरत में हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है? इन्फेक्शन में हो सकता है, बिल्कुल। और किस सिचुएशन में हो सकता है ब्रेडीकार्डिया? जल्दी से मुझे बताएं, सोच के बताएं, आराम सुकून से तसल्ली से। वेरी गुड, शाबाश। हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है, और किस में हो सकता है? ठीक है, एनीमिया में, बिल्कुल एनीमिया में हो सकता है। हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। और ड्रग्स, कोई अगर वो ड्रग्स ले रही है, ठीक है, कोई लोकल एनेस्थेटिक्स वगैरह अगर उससे दिया, या अगर वो कोई ड्रग्स ले रही है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक ड्रग लिखी हुई है, वो भी आपने याद रखनी है आपकी बुक में 10 टीचर्स में। ठीक हो गया, बिल्कुल। इन्फेक्शन, पायरेक्सिया, फीवर, ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक? चलें जी, अब दूसरी वेरिएबिलिटी की भी बात कर ली हमने, ठीक है, और रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी की भी बात कर ली। रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी समझ आ गई है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को पता है एक्सेलरेटर क्या होता है? गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, और उस एक्सेलरेटर का क्या फंक्शन है? गाड़ी का एक्सेलरेटर क्या करता है? जब आप गाड़ी के एक्सेलरेटर को दबाते हो तो क्या करता है वो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 की स्पीड पे जा रहे थे, और 20 की स्पीड पे आप नॉर्मल इस तरह से अपना डिस्टेंस कवर कर रहे थे आराम सुकून से, इतना, तो आप अगर 60 की स्पीड पे जाओगे एक्सेलरेटर दबा के, तो आपका रास्ता इस तरह से जल्दी कवर हो जाएगा। कुछ इसी तरह की सिचुएशन है ना, एक्सेलरेट करती है स्पीड, राइट? तो यही सिचुएशन है जी आपकी एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन का ये मतलब है, ये देखो, अब समझ आ गई एक्सेलरेशन? ये देखो, वेरिएबिलिटी इस तरह से इंक्रीज कर रही है, 15 टू 20 बीट्स पर मिनट इंक्रीज करता है उसकी एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। 15 टू 20 बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो रही है इन 15 टू 20 सेकेंड्स, ये आपने याद रखना है। 15 टू 20 बीट्स पर मिनट इंक्रीज in 15 to 20 seconds. So this is called acceleration. अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? डिसेलरेशन। कोई मुश्किल बात है इसमें? ऐवी परेशानी बनाई हुई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की समझ आ गई है। 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज इन 15 टू 20 सेकेंड्स। वेरिएबिलिटी तो यही नहीं थी, नहीं, वेरिएबिलिटी यही है बिल्कुल, लेकिन जब उसमें इंक्रीज आएगा तो हम उसे कहेंगे एक्सेलरेशन, और डिक्रीज आएगा तो डिसेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है कि सीटीजी, हम स्टार्टिंग में हमने ये पॉइंट मिस कर दिया है। सीटीजी हम तकरीबन कितनी देर के लिए करते हैं? 20 टू 30 मिनट्स तक आइडियली हमने मॉनिटर करना होता है सीटीजी में, ठीक है। अब एक्सेलरेशन नॉर्मल कितनी आनी चाहिए? नॉर्मल कितनी एक्सेलरेशन आनी चाहिए? एटलीस्ट कितनी एक्सेलरेशन आनी चाहिए? 2 एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपके सीटीजी के अंदर वेरिएबिलिटी भी 15 टू 20 बीट्स पर मिनट पर आ रही है, उसकी जो बेसलाइन हार्ट रेट है वो 110 से 160 के दरमियान आ रहा है, और एक्सेलरेशन आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसकी क्या प्रिडिक्शन आप करोगे? बिल्कुल, यस अलीहा, बिल्कुल ठीक है। इसकी आप क्या प्रिडिक्शन करोगे कि आपका बेबी क्या है? खुश है अंदर, ही इज हेल्दी एंड ही इज अलाइव, ही हैज नो इशू, नो कार्डिक इशू एंड नो एनी अदर इशू, ठीक है। उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कुछ नहीं कह रही, ठीक है। अब इसकी दूसरी कोरिलेशन है एक्सेलरेशन की, कि जब ये देखो
या यहाँ पे अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी साथ हमने पढ़नी है। पहले तो हमने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने ये समझा कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए। अब हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्सेलरेशन होती क्यों है। तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ये देखो आप इस बात पे गौर करना, ये देखो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो रही है, ये एक्सेलरेशन, यानी कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे बेबी की भी एक्सेलरेशंस हो रही है, उसकी भी ये जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है या नहीं। जैसे जिसे कहते हैं बेबी भी एक्टिव हो रहा है या नहीं, हाइपर एक्टिव हो रहा है या नहीं। जब हम चलते हैं या जब हम हिलते जुलते हैं, हम मूव करते हैं, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है ना। तो ये चीज है। अब इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, अगर ये सारी चीजें हमारी अप टू द मार्क है, तो हम यहाँ पे ना पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्मल नहीं कहते, हम इसको कहते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब है कि कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, बेबी ठीक है, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बेबी के हिलना जुलना ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है, आसान अल्फाज में ये ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला। अब दूसरी ऑपोजिट अगर डीसेलरेशन की बात करें, मुझे अब आपने डीसेलरेशन आपने करवाना है। डीसेलरेशन की अगर हम बात करें तो डीसेलरेशन में सब कुछ ऑपोजिट होगा, है कि नहीं। उसकी 15 बीट्स पर मिनट लो जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, और 15 सेकंड्स तक नीचे जाएगा। दूसरी बात, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के इंक्रीज होने से ये नीचे जाएगा, ठीक है, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ये नॉर्मली ओवर नहीं हो रहा, यानी बढ़ नहीं रहा, नॉर्मल ऊपर नहीं जा रहा, स्पीड ऊपर नहीं जा रही बल्कि नीचे जा रही है। इसका क्या मतलब है कि जब बेबी जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो उससे क्या होता है कि बेबी का जो हेड है उसको दबाव आता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दबाव आता है, उसकी वजह से क्या होता है, डीसेलरेशन होती है, ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ओवरकम कर रहा होता है, दिस इज द डीसेलरेशन। हाँ बिल्कुल, डीसेलरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्टिव ट्रेस है तो उसके अंदर कोई डीसेलरेशन नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सेलरेशन होनी चाहिए। फीटल हार्ट रेट जो है 110 से 160 में होना चाहिए, और जो वेरिएबिलिटी है वो 15 टू 20 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। अभी हम नॉर्मल सीटीजी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। डीसेलरेशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब डीसेलरेशन की आगे से 3 टाइप्स हैं, एक है अर्ली डीसेलरेशन, एक है लेट डीसेलरेशन, और एक है प्रोलॉन्ग्ड डीसेलरेशन, ठीक है, ये भी आपने करनी है। अर्ली डीसेलरेशन क्या है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हुई, बेबी के सर पे थोड़ा सा दबाव आया, ठीक है, फीटल हाइपोक्सिया हुआ थोड़ी देर के लिए, और विद इन 15 टू 20 सेकेंड्स उसने उसको ओवरकम कर लिया। अर्ली डीसेलरेशन हुई, बिल्कुल हेड कंप्रेशन हुई और थोड़ी सी नीचे गई, उसके बाद नॉर्मल होना शुरू हो गई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ। लेट मैंने ऐड भी की हुई है शायद, ये तो वेरिएबल डीसेलरेशन है ना, शायद मैंने अर्ली डीसेलरेशन, ये देखो अर्ली डीसेलरेशन में ये देखो थोड़े थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ। लेकिन जो लेट डीसेलरेशन होंगी उसमें क्या होगा, लेट डिसेलेरेशंस में क्या होगा कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लैप्स करेगा, कंटिन्यूस नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑक्सीजन उसकी पूरी नहीं हो रही, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिलेड होगी या लेट होगी, ठीक है, यानी कि ये जो डिसेलेरेशन है ये काफी देर तक रहेगी, और उसके बाद जाके कहीं जो है वो एक्सेलरेशन आएगी या नहीं आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन उसकी कितनी है, ठीक है। इसकी वजूहात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हेड कंप्रेशन, कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकती है। और जो आगे हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड डिसेलरेशन होती है उसमें क्या होता है कि वापस बेबी नॉर्मल उस पर नहीं आता, अपनी डिसेलरेशन होती हैं उसके बाद वापस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस खत्म भी हो जाती हैं, उसके बाद भी वापस वो नहीं आता, दिस इज इमरजेंसी। और इसके अंदर आपने फिर फौरन से जो होता है वो सी सेक्शन या फोर्सेप डिलीवरी करनी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन। और लेट डिसेलरेशन में हम वेट करते हैं, हम देखते हैं, उसमें रूल आउट करनी होती है कॉज, हार्ट की भी कोई कॉज हो सकती है, या कोई
ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड सप्लाई कहीं पे ब्लॉकेज हो सकती है, या कोई और सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन अगर वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एक्लेम्सिया वगैरह की पेशेंट है, प्री एक्लेम्सिया, इस तरह करके कौन सी एज पर आई है, कौन सा उसका जेस्टेशनल एज है। अगर ये है तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो अर्ली है 34-36 वीक्स पे, तो हम फिर वेट करेंगे, वेट करने के बाद फिर हम सीटीजी करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है, रिपीट करेंगे। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन, अर्ली, प्रोलॉन्ग्ड, लेट याद हो गई है? किसी को कोई मसला इसमें अभी तक? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ उनको कोरिलेट करना आ गया है? और वेरिएबिलिटी की आप मुझे यहीं पे बता दो, यहां से लेके अगर यहां तक मैं कहूं तो ये क्या है? बेसलाइन हार्ट रेट। एक्टिव हो जाओ, सोना नहीं है। लेक्चर नहीं खत्म होगा ऐसे, सोने से नहीं होगा, मुझे सुना के जाओगे तो खत्म होगा। चाहे आज ही भाई को कह दो कि हमने कल से नहीं पढ़ना आप ही से। हाँ, देखो यहां से लेके यहां तक क्या आपका नॉमिनेट कर रहा है? बेसलाइन हार्ट रेट। ये क्या शो हो रही है आपकी? 10 to 25 बीट्स पर मिनट वेरिएबिलिटी, ठीक है। और ये क्या शो हो रही है आपकी? एक्सेलरेशन। और ये क्या शो हो रही है आपकी? डीसेलरेशन। इसका क्या क्राइटेरिया है? 15 to 20 बीट्स पर मिनट इंक्रीज विद 15 to 20 सेकेंड्स, 15 to 20 बीट्स पर मिनट डिक्रीज ऑन 15 to 20 सेकेंड्स, ठीक है। दो एक्सेलरेशन आए हैं आपके पास, तो और साथ में आपके पास 110 से 160 हार्ट रेट आया और 20 to 25 वेरिएबिलिटी आया। दैट मींस आपका बेबी अंदर खुश है, उसे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर डीसेलरेशन आ रही हैं या एक्सेलरेशन कम आ रही है, दैट मींस के फीटल हाइपोक्सिया है या फीटल कॉम्प्रोमाइज है, कोई भी मसला हो सकता है वहां पे, ठीक है। ठीक हो गया यहाँ तक? किसी को कोई मसला? ये देखें, ये लेट डीसेलरेशन है, ऊपर ही नहीं जा रही, ठीक है। ये देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पर थी, डीसेलेशन स्टार्ट हुई, लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो गई। उसके बावजूद बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिली रिकवर करने के लिए, एंड ही इज स्टिल ऑन डीसेलरेशन मोड, ठीक है। टाइप्स हैं जी, प्रोलॉन्ग्ड, अर्ली और लेट, ठीक है, डीसेलरेशन की। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सीटीजी की कितनी टाइप्स हैं? नॉर्मल सीटीजी कब होगी? एक मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, जल्दी से मुझे गिनवाओ 4 पॉइंट्स। पहला क्या है इसके कंपोनेंट्स में? हार्ट रेट। दूसरा क्या है? वेरिएबिलिटी। तीसरा क्या है? एक्सेलरेशन। चौथा क्या है? डीसेलरेशन। नॉर्मल कब होगा मुझे खुद ही से बता दें अब। नॉर्मल कब होगा? अगर तो उसका हार्ट रेट सही है 110 से 160, वेरिएबिलिटी भी ठीक है और एक्सेलरेशंस भी आ रही हैं, इसका मतलब है नॉर्मल। एबनॉर्मल का क्या मतलब है? इन चारों में से कोई एक चीज सही नहीं है, मसला कर रही है, तो इसका मतलब है एबनॉर्मल। या तो एक्सेलरेशंस नहीं आ रही, या वेरिएबिलिटी कम है, रिड्यूस्ड है। या एक्सेलरेशंस नहीं आ रही या वेरिएबिलिटी रिड्यूस्ड है। और पैथोलॉजिकल सीटीजी कब होगी? जब एक्सेलरेशन की जगह डीसेलरेशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या इनमें से कोई 2 पॉइंट्स जो है वो खराब है या एबनॉर्मल है, ठीक हो गया। बिल्कुल, 2 मिनिमम एक्सेलरेशंस होती हैं नॉर्मल सीटीजी, रिएक्टिव सीटीजी में। और ऑपोजिट उसका क्या है? पैथोलॉजिकल सीटीजी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं कि जब एक्सेलरेशन हो रही होती है ना, तब मदर को ना एक नो भी पकड़ाई जाती है, एक ऐसे मतलब एक घंटी सी पकड़ाई जाती है कि जब उसे फीटल मूवमेंट फील हो ना तो वो उसको बजाती है, ठीक है। फिर हम फौरन से देखते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और फीटल कार्डिक एक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेबी ठीक है। अगर वो नहीं हो रही, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ बेबी मूव नहीं कर रहा, उसका हार्ट रेट मूव नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? बेबी को हिलाना है। हो सकता है कि वो डीप स्लीप में हो, फर्स्ट टाइम ने आपने बेबी को हिलाना है, या मदर से कहना है कि कुछ ग्लूकोज वाली चीज खा कर आए, कोई मीठी चीज या टॉफी खा कर आए, या बेबी को आपने मैनुअली क्लिनिकली हिलाना है, उसको जगाना है,
ठीक है, तो उससे फिर आपकी आ सकती है। ठीक है, हार्ट रेट आ सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक हो गया यहाँ तक। और दूसरी बात ये कि जब हम ओपीडी में सीटीजी करते हैं मदर की, तो उसके अंदर मदर को मूव नहीं करने दिया जाता, मूव करना अलाउ नहीं है उसको। वो हिलजुल सकती है, वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, मतलब करवट ले सकती है या बोल सकती है या थोड़ा बहुत मूव कर सकती है, खा पी सकती है, लेकिन उसको क्या कहते हैं वॉक करनी है, हिलाना नहीं है कि भाई तुम चल फिर नहीं सकती। ठीक है, ये भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाता है हमारे पास बायो फिजिकल प्रोफाइल। उसके अंदर भी सीटीजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने कहा ये आपको साथ ही उसका टेबल भी बता दूं कि बायोफिजिकल प्रोफाइल में ये नॉन स्ट्रेस सीटीजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव बताने की जरूरत तो नहीं है कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव क्या है। और बायोफिजिकल प्रोफाइल किस चीज के लिए यूज होती है? फीटल वेलबींग को देखने के लिए। सो जाते हो सारे बीच में, सारे सो जाते हो बीच में। यार उठ जाओ यार, अबॉर्शन वाले लेक्चर में तो तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। क्या बात है, 11 बज गए, नींद आ गई है? मुझे भी नींद आई हुई है। अच्छा, तो अगर रिएक्टिव सीटीजी है इसका मतलब हम उसे 2 स्कोर देंगे। अगर फ्यूअर देन 2 एक्सेलरेशन इन 40 मिनट्स है तो फिर हम उसे 0 स्कोर देंगे। फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स 5 पॉइंट्स हम इसमें देखते हैं, 5 पैरामीटर्स इसमें देखते हैं। एक हम सीटीजी देखते हैं, दूसरा हम फीटल मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, फीटल टोन और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया देखते हैं। अगर ये क्राइटेरिया 8 to 10 के दरमियान है टोटल काउंट करके, रिएक्टिव मींस, बुशरा पूरा लेक्चर खत्म हो गया, बुशरा पूछ रही है रिएक्टिव मींस। रिएक्टिव का मतलब है कि अगर उसकी बेसलाइन हार्ट रेट 110 से 160 में है, वेरिएबिलिटी 10 to 25 बीट्स पर मिनट इंक्रीज कर रही है, और 20 to 30 मिनट्स में एटलीस्ट 2 एक्सेलरेशन आ रही हैं, दैट मीन्स के पेशेंट उनके अंदर, जो मदर के अंदर बेबी है वो अच्छा है, उसकी उसको कोई मसला नहीं है, उसका हार्ट रेट भी ठीक है, ठीक है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी भी ठीक है, और वो रिएक्टिव है। फिर हम उसे डॉक्यूमेंट करते हैं रिएक्टिव पे। मैम किस बीट्स पर मिनट से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कहेंगे, 10 to 25 बीट्स पर मिनट पे होगा तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, अगर 10 to 25 बीट्स पर मिनट 15 to 20 सेकेंड्स में इंक्रीज कर रही है तो ठीक हो गया। और अगर ये इनवर्स जाएंगी तो फिर हम उसे डीसेलरेशन कहेंगे। अगर इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीज करेंगी तो डीसेलरेशन। ठीक हो गया। अब ये क्राइटेरिया है, इसमें अगर 8 to 10 स्कोर आता है तो गुड, अगर जो है वो 6 to 8 आता है तो सस्पिशन। ठीक है, क्लिनिकली कोरिलेट करना है, देखना है। ठीक है, और अगर 0 से 2 आता है तो इसका मतलब है कि फीटल हाइपोक्सिया, हाई एविडेंस है, गड़बड़ है, फौरन कुछ करो, या तो सी सेक्शन करो या फोर्सेप डिलीवरी या जो भी है। ठीक हो गया। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दी जेस्टेशनल एज, फिर आपने जेस्टेशनल एज नहीं देखनी, फिर आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी भी करनी पड़े तो करनी है। ठीक है। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का पता है सबको? जाने से पहले मैंने कल नहीं बताना, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का पता है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप लोग पढ़ लेना कि स्टार्ट में कौन से स्कैन करवाते हैं, एंड में कौन से स्कैन करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का क्या है, किस तरह से करते हैं कैलकुलेट, और क्या होता है? कभी देखा है अल्ट्रासाउंड में जो ऐसे 4 पाउचेस ऐसे गोल गोल बने होते हैं और उसके अंदर हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं? इसको हम करते हैं सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट, और चारों पॉइंट्स को, चारों उसको हम कैलकुलेट करते हैं। पाउचेस होते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड के पाउचेस होते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर वो 20 to 25 सेंटीमीटर में हो तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। अगर 25-20 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब क्या है? बता दो भाई, ना ऐसे करो। ओलिगोहाइड्रोमनियोस, वेरी गुड। और अगर ज्यादा है तो क्या है? पॉलीहाइड्रोमनियोस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? मैं देखती हूँ अगर मेरे पास डायग्राम में, तो मैं आप लोगों को पाउचेस दिखा दूं अगर इसमें नजर आ रहे हैं कहीं पे। तो इस तरह के होते हैं कुछ,
अब इसमें मेच्योर नहीं है, उसमें आपको वो देखना होता है, उससे आपको पता चल जाता है प्लेसेंटा लो लाएंगे या नहीं, और एमनियोटिक फ्लूइड की वो कम है या ज्यादा है। उससे फिर आपको पता चल जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का फिर से बता दें, मैं आपको उसी की डायग्राम देखने लगी हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी सी मिल जाए। मेरा ख्याल है यहाँ पे भी इस तरह के ना पाउचेस बनते हैं, ये मुझे नहीं पता क्लियर पाउच है या नहीं, वो बेबी को देखना होता है, लेकिन इस तरह के पाउचेस हमें नजर आ रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। उन पाउचेस को हमने देखना होता है, और उनको देख के बेसिकली ये यूट्रस की जो है ना इमेजिनरी क्वाड्रेंट्स हैं 4, ठीक है, बेबी के इर्द गिर्द, ठीक है, उन 4 क्वाड्रेंट्स को हम देखते हैं और उनको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे मेजर कर रही हूँ, ये मेरा है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे एक और पाउच पड़ा होगा, उसे मैं मेजर करूंगी, वो होगा 4 सेंटीमीटर। 6 और 4 कितना हो गया, 10। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ मेजर करूंगी, वो भी क्या होगा, 10। तो टोटल कितना बन गया, 20। तो अगर मेरा 20 से 25 है तो इसका मतलब गुड एंड नॉर्मल है। अगर ये 20 से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमिनियोस में जा रहा है पेशेंट, और अगर 25 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिनियोस। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इमेजिंग हमने सारी कर ली है। यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई परेशानी है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन सीटीजी वेरिएबिलिटी सब समझ आ गई है? किस तरह से ये कोरिलेट करती है विद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गई है? अभी किसी को कोई मसला कब करते हैं? बुक में कहाँ है ये टॉपिक? 10 टीचर्स में मेरा ख्याल कहता है ये टॉपिक है पेज नंबर 50 से 54 तक मेरे एडिशन में। आपका एडिशन पता नहीं कौन सा है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब किसी को कोई सवाल पूछना है कुछ? अच्छा, अगर डिसेलरेशन आ रही हैं तो फीटल हाइपोक्सिया है, फीटल कॉम्प्रोमाइज है, उसकी कार्डिक एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है साथ कि डिसेलरेशन किस किस वजह से आ सकती हैं और क्या क्या वो जो होती हैं वो बता रही होती हैं। ये देखो, ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड है, कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकती है और हाइपोक्सिया भी हो सकता है। इसका मतलब फीटल कार्डिक एक्टिविटी, फीटल कॉम्प्रोमाइज्ड है, इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, बिल्कुल, ये असेसमेंट ऑफ वेलबींग वाले चैप्टर में एफ्रा बता रही हैं। ठीक है जी, इजाजत है मुझे। समझ आ गया? किसी को कोई मसला कोई परेशानी अब तक? यूक्यू इसमें से कैसा आता है? एक तो सीटीजी के कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा वो एक्सेलरेशन डीसेलरेशन को जो है वो एक्सप्लेन करने का पूछ सकते हैं, और 4 कंपोनेंट्स ऑफ सीटीजी या रीड करने को भी ऑस्पी में आ जाती है कि बताएं, फिर आपने वो बतानी होती है ये डीसेलरेशन है ये एक्सेलरेशन है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है।